नमस्कार दोस्तों, नायक कैरियर क्लासेस चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की कक्षा की कड़ी में यह चौथा भाग है। इसमें हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत न्यूटन के गति के नियमों के बारे में आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि न्यूटन के गति के कौन कौन से प्रमुख नियम हैं और उन नियमों की हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं हम इसको समझेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और उन नियमों को समझते हैं। तो न्यूटन के गति के नियम, तो इन नियमों को हम न्यूटन के गति के नियम क्यों कहते हैं? तो न्यूटन के नाम पर इन नियमों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि गति के नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने दिया। सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? सर आइजक न्यूटन। इनका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन ने 1967 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, उनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, उन्होंने उस पुस्तक में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के नियमों को प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले 1967 में सर आइजक न्यूटन के द्वारा गति के इन नियमों को प्रतिपादित करने के कारण इनको न्यूटन के गति के नियम के नाम से भी जाना जाता है। और तो उन्हीं के सम्मान में, किसके सम्मान में? सर आइजक न्यूटन के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले गति का नियम किसने दिया? सर आइजक न्यूटन ने। कब दिया? 1967 में उन्होंने इन नियमों को प्रतिपादित किया। 1967 में एक प्रश्न आ सकता है कि न्यूटन के द्वारा गति के नियमों का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? तो आप ये याद रखेंगे 1967 में उन्होंने प्रतिपादित किया। एक प्रश्न और हो सकता है कि गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया? तो उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। यहाँ तीन प्रश्न हो जाएंगे कि सबसे पहले गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो गति के नियमों का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया। कब किया? 1967 में किया। और किस पुस्तक में किया? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया। ठीक है, तो गति के कुल कितने नियम हैं? तीन नियम हैं। आइए देखते हैं ये कौन कौन से तीन नियम हैं। तो पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़, जैसे देखिए जड़ का मतलब होता है स्थिर होना। कोई वस्तु आपके सामने, कोई वस्तु रखी है आपके मेज पर, कोई पुस्तक रखी है, तो वह पुस्तक उसी अवस्था में तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि आप उसको कोई बाह्य बल लगा करके उसकी स्थिति में परिवर्तन न कर दें। ठीक है, तो जड़त्व का नियम इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, यानी विराम की अवस्था में है, तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, यानी कि उसकी अवस्था में, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथा यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में गति कर रही है, तो अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है, जैसे आप बाइक एक समान गति से चला रहे हैं और एक्सीलरेटर को बढ़ाने के लिए आप बल नहीं लगा रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो जिस गति पर आप समान गति से चल रहे हैं उसी गति पर चलते रहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही वह गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो यह देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों स्थितियों में काम करता है। अगर वस्तु जड़त्व की अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक स्थिर अवस्था में ही पड़ी रहेगी। और यदि गतिमान अवस्था में है, चल रही है, तो वह रुकेगी नहीं जब तक कि उसको बाह्य बल लगा करके रोका नहीं जाएगा। ठीक है, अब इस नियम को जड़त्व का नियम इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम। इस नियम के द्वारा क्या फ़ायदा हुआ? इस नियम के द्वारा हमें बल की परिभाषा मिली, यानी कि बल को हम समझने का मौका हमें प्राप्त हुआ कि हम जान पाए कि बल क्या है। तो बल क्या है? बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि किसी वस्तु की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होगा, विराम में स्थित वस्तु
गतिशील नहीं होगी और गति में स्थित वस्तु, गतिशील वस्तु तब तक रुकेगी नहीं जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। अब इस जड़त्व के नियम के कुछ उदाहरण, जैसे देखिए रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। अब पीछे की ओर झुक क्यों जाते हैं? आपका पैर जो है वह गाड़ी की सतह से स्पर्श कर रहा है तो वह स्थिर अवस्था में है, लेकिन ऊपरी भाग जो होता है यह गाड़ी के चलने पर गतिमान हो जाता है। ठीक है, तो आपका शरीर जो है पीछे की ओर झुक जाता है। चलती हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अब देखिए कोई गाड़ी चल रही होती है, ठीक है, तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे क्यों? चलती हुई रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर यहाँ होना चाहिए, अचानक चलने पर नहीं, अचानक रुकने पर। ठीक है, देखिए गाड़ी चल रही होती है तो आपके पैर जो है उसके साथ साम्य बना करके वो भी चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक रुक जाती है तो आपके शरीर का भाग जो होता है वह गतिशील रहता है, वह पूरा शरीर गतिशील रहता है, इसलिए ऊपर का भाग जो है आगे की ओर झुक जाता है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर उस कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब हम किसी कांच की प्लेट में गोली मारते हैं तो उसका पूरा भाग जो है, गोली में गति अधिक होने के कारण उसका पूरा भाग जो होता है वह उससे प्रभावित नहीं होता है और गोली कांच में एक गोल छेद बना करके आगे निकल जाती है। ठीक है, परंतु जब हम पत्थर मारते हैं तो पत्थर से पूरे कांच में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अगला है, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को ज़मीन पर मारते हैं। देखिए आपने देखा होगा गांव में देहातों में लोग हथौड़े को जब उसके हत्थे में फिट करते हैं, लकड़ी का जो हत्था होता है, तो उसको ज़मीन पर ठोका जाता है जिससे हथौड़ा हत्थे में जा कर के फिट हो जाए। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। कंबल में जो धूल के कण होते हैं वह क्या होते हैं? उसमें धूल के कण पड़े रहते हैं, तो जब हम कंबल को पीटते हैं तो उसमें बाह्य बल लगाते हैं, तो बाह्य बल लगाने के कारण उसमें जो है जो धूल होते हैं, धूल के कण जो है झड़ करके नीचे गिर जाते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जब टहनी हिलाते हैं तो फलों में क्या होता है? उसमें बाह्य बल लगाया आपने, ठीक है, तो टहनी तो में गतिशील हो गई और फल जो है स्थिर अवस्था में है, तो दोनों के बीच का संपर्क जो होता है वो खत्म होने लगता है और फल टूट करके नीचे गिर जाते हैं। अब है द्वितीय नियम, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है वह वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो बल जो होता है किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और उसका जो त्वरण यानी उसके वेग परिवर्तन की जो दर है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यह एक सूत्र होता है F बराबर ma, उसको आपको याद रखना है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, इसी समय हम संवेग को समझ लेते हैं। संवेग क्या है या मोमेंटम इसको कहा जाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, यानी कि द्रव्यमान जो उसका वजन है, मास है, और उसकी वेलोसिटी के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग को p से व्यक्त करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, p बराबर m/v, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है आपको, संवेग जो होती है यह एक सदिश राशि है। कैसी है? सदिश, यानी इसमें परिमाण और दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी। इसका जो मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है,
किग्रा मीटर प्रति सेकंड कैसे, देखिए द्रव्यमान का मात्रक किग्रा और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड। द्वितीय नियम के कुछ उदाहरण, समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद एवं टेनिस की गेंद में से टेनिस की गेंद को पकड़ना कैच करना आसान होता है। देखिए जब समान वेग से क्रिकेट की भी गेंद आ रही है और टेनिस की गेंद का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वह कम होता है और क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होता है, तो द्रव्यमान अधिक होने के कारण से उसका जो वेग होता है वह भी अधिक हो जाता है। ठीक है, उसका संवेग जो है अधिक हो जाता है। और देखिए क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को गेंद की वेग की दिशा में पीछे की ओर खींचता है, जिससे उसके हाथ पर चोट कम लगे। ठीक है, और देखिए मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट के फर्श पर गिरने की अपेक्षा कम चोट लगती है। ठीक है, जब हम मिट्टी के फर्श पर कूदते हैं तो सीमेंट के फर्श पर जब कूदते हैं तो दोनों की तुलना करें तो मिट्टी के फर्श पर कम चोट लगती है। ठीक है, क्योंकि सीमेंट का फर्श जो होता है उसमें संवेग अधिक होता है। गाड़ियों में झटके को कम करने के लिए स्प्रिंग अथवा शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। इस तरह कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ से ईंटों की पट्टी को तोड़ना, ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़ा रहेगा तो उसमें संवेग अधिक उत्पन्न होगा, इसलिए कील को ज़मीन में गाड़ना आसान हो जाता है। अब है तृतीय नियम। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, उदाहरण इसके देखते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। जब बंदूक से हम गोली छोड़ते हैं तो जब गोली आगे निकलती है तो जितने वेग से गोली आगे जाती है उसी तरह से उतने ही वेग से पीछे की ओर हमें धक्का भी लगता है। नाव खेने के लिए बांस से ज़मीन को दबाना, तो बांस से जब ज़मीन को दबाया जाता है तो ज़मीन पर बल लगता है, तो उतना ही बल ज़मीन बांस के माध्यम से हमारी ओर लगाती है, जिससे नाव आगे बढ़ती है। नाव के किनारे पर से ज़मीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। जब हम नाव से किनारे पहुंच जाते हैं तो नाव से कूदते जब हैं तो कूदने पर हमारे पैरों की वजह से नाव पर एक बल लगता है और नाव पीछे, हम आगे जाते हैं तो उतना ही बल नाव पर पीछे लगता है, नाव पीछे हट जाती है। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। कुआं से हम पानी खींच रहे हैं तो उसमें पानी खींचने पे बल लगता है। ठीक है, तो जब रस्सी टूट जाती है तो वह बल हमने पीछे की ओर लगता है, हम पीछे गिरते हैं। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ऊंचाई से कूदते हैं तो जिस बल से हम कूदते हैं, जिस वेग से कूदते हैं, तो जब हम ज़मीन पर कूदते हैं तो ज़मीन से भी हमारे पैरों के ऊपर एक बल लगता है। ठीक है, और उसमें बल जो ज़मीन पर कूदने पर चूँकि स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है, पैर गतिशील तो रह नहीं जाता, और पीछे से नीचे से जो है प्रतिक्रिया बल भी लगता है तो पैर में चोट महसूस होती है और इसी क्रिया से रॉकेट आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे संवेग संरक्षण का नियम हम ये समझ लें। संवेग संरक्षण का नियम होता है, इसमें जो होता है संवेग जो होता है वो किसी निकाय में लगा हुआ जो संवेग उत्पन्न होता है वह नियत रहता है, नष्ट नहीं होता। ये क्या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर यदि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ठीक है, दूसरा समझे इसको, अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। संवेग संरक्षण का एक उदाहरण देखते हैं। जब बराबर संवेग की दो गेंदें आपस में टकराती हैं तो वे अचानक रुक जाती हैं। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में उन वस्तुओं पर प्रारंभिक अवस्था में जो संवेग था, जितना संवेग था, ठीक है, टक्कर से पहले जितना संवेग था, मान लो टक्कर के पहले उनका संवेग जो था 0 है तो टक्कर के बाद भी उनका संवेग जो होता है वो 0 हो जाता है
अर्थात निकाय का जो कुल संवेग होता है वो नियत रहता है, संरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज न्यूटन के गति का नियम पढ़ा, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा और संवेग समझा। और आज का प्रश्न है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। और आपसे हमेशा की तरह पुनः निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन अवश्य दबा लें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।